फ्रेंड्स, आज हम लोग सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक, आज हम लोग क्या समझेंगे? सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेल स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे सेल आखिर होती क्या है। सेल यानी कोशिका, कोशिका आखिर होती क्या है। जो हमने आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, उस क्लासिफिकेशन में हमने आपको बताया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। कुछ एक कोशिका के बने होते हैं, कुछ बहुकोशिका के बने होते हैं। तो जो एक कोशिका के बने हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, तो ये कोशिकाएं आखिर क्या है, कोशिका आखिर होती क्या है, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है। तो कोशिका क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। कोशिका क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी जीव होते हैं उन जीवों की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल। यानी सेल जो कोशिका होती है वो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। हिंदी में समझे तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। जीवों की जो संरचना होती है वो भी कोशिकाओं से बन रही है और जीवों में होने वाली सारी क्रियाएं भी कहाँ हो रही हैं? कोशिकाओं में हो रही है। जिस प्रकार हमारा घर ईंटों से मिलकर बनता है, ऐसे ही हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है और कोशिकाएं मिलकर, कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सेल होती है उस सेल, पूरे ग्रुप्स ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू कहते हैं। टिश्यू यानी ऊतक। तो जो ऊतक होता है वो किससे बना होता है? कोशिकाओं से। तो कोशिकाओं से ऊतक बनेगा और ऊतक से क्या बनता है? ऑर्गन यानी अंग बनते हैं और अंग से पूरा अंग से मिलकर क्या बनता है? पूरा ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र बनता है। ठीक, तो जो हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम है ये अंग से मिलकर ऑर्गन से बना है और ऑर्गन किसके बने? टिश्यू से यानी ऊतक से। और ऊतक किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से यानी सेल से। अब अगर सोचो अगर सेल ही नहीं होती तो ऊतक कैसे बनेगा? और ऊतक नहीं होगा तो ऑर्गन नहीं बनेंगे, ऑर्गन नहीं होगा तो पूरा अंग तंत्र नहीं बनेगा। तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि कोशिकाएं क्या होती हैं। कोशिकाएं क्या होती है? हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। हमारी संरचना भी वही बना रही है और सारी क्रियाएं भी। क्रियाएं कैसे उसमें होंगी? अभी हम जब सेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम बताएंगे उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। फिर इनकी सारी जो महत्वपूर्ण बातें भी आप लोगों को पता चलेंगी। तब समझ में आएगा कि हाँ, हमारे शरीर में होने वाली सारी क्रियाएं भी कहाँ होती हैं? कोशिका में होती हैं। तो इसीलिए कोशिका क्या है? हमारी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हमारी संरचना भी वही बना रही है और क्रियात्मक सारी क्रियाएं भी उसमें किसमें हो रही है? कोशिकाओं में हो रही है। ठीक, और कोशिकाएं के सब में सारे जो भी जीव इस पृथ्वी पाए जाते हैं सबकी सेल या तो कोई यूनिसेलुलर होगा या कोई मल्टीसेलुलर होगा। ठीक, हाँ, वायरस किससे बने होते हैं? न्यूक्लियर प्रोटीन के। उनको हमको सेल स्ट्रक्चर नहीं देखना है, उनमें हमको क्या देखना है कि वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं वो कुछ या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर कुछ मल्टीसेलुलर होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो कोशिका होती है, कोशिका की डिफिनेशन क्या है? तो कोशिका क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हिंदी में बोले तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ठीक, अब कोशिका के बारे में पता सबसे पहले किसने लगाया? तो कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की? कोशिका के बारे में सबसे पहले पता किसने लगाया? तो एक साइंटिस्ट नेम आप लोग याद कर लीजिए, रॉबर्ट हुक। कौन साइंटिस्ट थे? रॉबर्ट हुक। इन रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सबसे पहले जो है सेल को ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले सेल को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। फिर हम लोग देखते हैं एंटोन वॉन लीवेनहॉक। अब हम किसको देखते हैं? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किसमें देखा था? बैक्टीरिया में ऑब्जर्व किया था, प्रोटोजोआ में ऑब्जर्व किया था, आरबीसी। सबसे पहले किसमें देखा था? बैक्टीरिया में देखा था, प्रोटोजोआ में देखा था, आरबीसी में देखा था। किसने? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक, फिर हम देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया सेल में न्यूक्लियस की प्रेजेंस को। न्यूक्लियस यानी केंद्रक की उपस्थिति के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल में प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस की उपस्थिति, केंद्रक की उपस्थिति के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक के बारे में यानी सेल के अंदर केंद्रक की उपस्थिति के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने। दोनों नाम याद रखिएगा। हाँ, इनका नाम भी नहीं भूलिएगा, एंटोनी वाले नाम का भी। फिर हम देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है? यानी कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी किसने दी? क्वेश्चन बहुत पूछते हैं सेल थ्योरी। पहले समझते हैं सेल थ्योरी है क्या। सेल थ्योरी का मतलब है, ये देखिए सेल थ्योरी दी किसने? तो सेल थ्योरी दी थी स्लाइडेन एंड स्वान ने। दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन एंड स्वान। ये स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी में इन्होंने बताया था कि जो भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं सारे ऑर्गेनिज्म के बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। किसने बताया था?
स्लाइडेन ने बताया था कि सभी ऑर्गेनिज्म में कोशिका पाई जाती हैं, सभी ऑर्गेनिज्म कोशिका के बने होते हैं। स्लाइडेन ने बताया था। जो स्लाइडेन है, ये स्लाइडेन क्या है, ये बॉटनिस्ट थे और जो स्वान है ये जूलॉजिस्ट थे। ठीक, तो जो स्लाइडेन इन्होंने प्लांट्स में जो है सेल के बारे में बताया था और जो स्वान है इन्होंने एनिमल्स की बताया था, और इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। स्लाइडेन स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, प्लांट में स्लाइडेन ने, स्वान ने एनिमल में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब हम देखते हैं सेल स्ट्रक्चर को। क्या देखते हैं? सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने प्लांट्स की सेल बनाई है। किसकी बनाई है? प्लांट्स की। प्लांट और एनिमल्स में क्या अंतर होता है? वो ज्यादा अंतर नहीं, बस इतना समझ लीजिएगा। प्लांट और एनिमल में क्या अंतर होता है? प्लांट में आपको सेल वॉल दिख रही होगी। प्लांट में क्या पाई जाती है? प्लांट में सेल के ऊपर एक सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल का किसी दिन हम बना देंगे डायग्राम, तो जो एनिमल की सेल स्ट्रक्चर हम किसी दिन बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि जो एनिमल की सेल होती है वो एनिमल के सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती है और प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है। इससे पहले हम बैक्टीरिया का जो है वो स्ट्रक्चर बना चुके हैं, सेल स्ट्रक्चर। उसमें हमने बताया था कि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है और प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये एक प्लांट्स की सेल है। ये किसकी सेल है? प्लांट्स की। ये प्लांट्स का सेल स्ट्रक्चर है। ये प्लांट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है सेल का। इसमें हम लोग देखते हैं प्लांट्स की सेल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हम लोग बस इसके नेम देखेंगे। अभी हम लोग बस इतना समझेंगे कि प्लांट्स की सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अभी हम लोगों को इतना समझना है। अभी हम सारे ऑर्गेनेल्स के कार्य, मतलब कि सारे ऑर्गेनेल्स के फंक्शन वगैरह डिटेल में नहीं जाएंगे, सारे ऑर्गेनेल्स के फंक्शन वगैरह नहीं बताएंगे। अभी हमको बस इनके नेम याद कराने हैं आप लोगों को। अभी आप लोग बस इनके नेम याद करिए, ये समझिए कि प्लांट्स की सेल में क्या क्या पाया जा रहा है। अभी हम लोगों को बस इतना समझना है। नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो हम एक एक ऑर्गेनेल्स को कवर करेंगे, एक एक ऑर्गेनेल्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। अभी हम बस इतना समझना है कि सेल यानी कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। अभी हम लोगों को बस इतना समझना है। हर एक कोशिकांग को, हर एक ऑर्गेनेल्स को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करते चलेंगे, तब आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा। अभी बस क्या समझना है कि क्या क्या इसमें पाया जा रहा है। ठीक, क्या क्या इसमें पाया जा रहा है। सबसे पहले हम देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। इस जो प्लांट की सेल होती है उसमें सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम देख रहे हैं। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ठीक, ये सब में सेल, एनिमल्स में भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लांट्स में भी सेल मेम्ब्रेन, सब में सेल मेम्ब्रेन, सभी सारे सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई ही जाएगी। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इसके आगे आप देख रहे होंगे सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। अभी हमने आपको बताया था कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है। तो ये जो सेल वॉल है कहाँ होगी? ये सेल वॉल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाएगी। सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी सबसे बाहर की लेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है या कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है, या कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। इस तरल पदार्थ को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ है, इस तरल पदार्थ को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग लाइन से देखते हुए चलते हैं। साइटोप्लाज्म के बाद इसमें क्या दिख रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनमें क्या पाई जा रही है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक, प्लांट्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। फिर हम क्या देख रहे हैं? स्फेरोसोम। स्फेरोसोम क्या होता है? स्फेरोसोम जो होता है वो लिपिड होता है, उसकी स्टोरेज और सिंथेसिस में हेल्प करता है स्फेरोसोम। फिर हम देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ पाए जा रहे हैं? राइबोसोम हमने पहले भी बताया आप लोगों को 2 टाइप के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो 70S और 80S। तो ये देखो, इस कुछ हमारे ER के ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं, कुछ साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? कुछ जो है ER के ऊपर, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी लगे होते हैं और कुछ साइटोप्लाज्म में भी पाए जा रहे हैं। ठीक, डिटेल में हम सब आगे देखेंगे, अभी बस नाम याद करते चलते हैं। अंदर का हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक करके सारे कवर करेंगे। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं? ये क्या हम लोग को दिख रहा है?
सबसे पहले हम लोग बाहर की संरचना देखेंगे, फिर अंदर जाते हैं ना। सबसे पहले बाहर ये क्या दिख रहा है हमको, ये क्या दिख रहा है, ईआर। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, ईआर। ईआर की फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी हिंदी में बोलते हैं अंतर्वयी जालिका। तो ये जो बाहर का स्ट्रक्चर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर। ठीक, और इस ईआर के ऊपर क्या लगे हुए हैं, आपको जो बिंदी बिंदी दिख रही है, ये बिंदी बिंदी क्या है, इस ईआर के ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम लगे हुए हैं। किसके ऊपर, ईआर के ऊपर। और कुछ राइबोसोम इस साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। ठीक, फिर ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये संरचना क्या है, ये संरचना कहलाती है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। अभी हमने बताया था, किसने बताया था न्यूक्लियस के बारे में, पता किसने लगाया था, सेल में न्यूक्लियस की उपस्थिति किसने बताई थी, तो सेल में न्यूक्लियस की उपस्थिति हमने आपको बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने बताई थी। रॉबर्ट ब्राउन ने प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस बताया था, न्यूक्लियस की उपस्थिति सेल में किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक में क्या पाया जाएगा, केंद्रिका। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, केंद्रिका। केंद्रिका को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो ये क्या स्ट्रक्चर है आपका, न्यूक्लियोलस। कहाँ होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, क्रोमेटिड्स। क्या है ये, क्रोमेटिड्स। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं क्या है, क्रोमेटिड्स है। इसके अंदर अभी हमने आपको बताया कि जो बाहर तरल पदार्थ भरा हुआ है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर के फ्लूइड को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल के जो बाहर यानी न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस न्यूक्लियस के बाहर भरे हुए फ्लूइड को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों सब बात समझ में आ गई, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और बाहर यानी सेल के अंदर भरा हुआ है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, फिर हम लोग को क्या देखना है, ये क्या दिख रहा है हम लोग को, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो सबने सुना होगा ना नाम। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेल का पावर हाउस। क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, सेल का पावर हाउस। इसको भी डिटेल में देखेंगे। अभी बस क्या करना है हम लोग को, नेम याद रखने हैं। ठीक, अभी बस नेम याद रखने हैं, आगे एक एक करके सारे ऑर्गेन्स को हम लोग कवर करेंगे। तो ये क्या दिख रहा है हम लोगों को, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल का पावर हाउस कहते हैं। फिर क्या है, ये संरचना जो हमको दिख रही है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाई जाएगी, प्लांट्स में। एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाएगी। बात समझ में आ रही है, एनिमल्स में क्या नहीं पाई जाएगी, क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाएगी, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाई जा रही है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, क्या है, सब डिटेल में देखेंगे। ठीक, ये क्या संरचनाएं हमको दिख रही है, ये है वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स जो दिख रही है ये भी सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। ये जो गाल्गी बॉडी है इसको हम लोग, ये जो गाल्गी बॉडी है, ये गाल्गी बॉडी एनिमल सेल में हम लोग गाल्गी बॉडी बोलते हैं। प्लांट्स में इस गाल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम बोलते हैं। याद रखना, भूलना नहीं। प्लांट सेल में इस जो है गाल्गी बॉडी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। तो प्लांट सेल में क्या बोला जाता है, इसको डिक्टियोसोम। ठीक, प्लांट्स में क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम। किसको, गाल्गी बॉडी को। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल पाई जाएगी। फिर हम लोगों ने क्या देखा, अंदर फ्लूइड भरा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, फिर हम लोगों ने क्या देखा, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं। ये क्या है, स्पेरोसोम पाया जा रहा है। ये क्या है, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या दिख रही है हमको, क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं। ये जो ईआर के ऊपर लगे हुए हैं क्या है, राइबोसोम। ठीक, ये क्या दिख रहा है हमको, न्यूक्लियोलस यानी केंद्र के अंदर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियोलस। फिर क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये वैक्यूल्स है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। इनके सबके नेम, ये डिक्टियोसोम, इनके सबके नेम अभी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। कौन सा स्ट्रक्चर किसका है, क्या इनका पूरा स्ट्रक्चर समझ लीजिए, नेम याद कर लीजिए। किसका, किस स्ट्रक्चर का, किस ऑर्गेनेल्स का क्या काम है, ये हम लोग एक एक करके समझेंगे। आज जो नेक्स्ट वीडियो होगा, आज जो नेक्स्ट वीडियो है, इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे कि आखिर सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल होता है सेल में। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या रोल है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। फिर एक एक करके हर सारे ऑर्गेनेल्स को कवर करेंगे। ठीक, अभी सिर्फ हमको क्या करना है, नेम याद रखने हैं और इस स्ट्रक्चर को बनाकर देखना है। इस स्ट्रक्चर को समझना है कि कौन सा ऑर्गेनेल्स कहाँ पाया जा रहा है।
ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आखिर सेल होती क्या है। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। किसने खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल में किसने, लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसने देखा था? एंटोनी वान लीवेन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसने देखा था सेल को? एंटोनी वान लीवेनहॉफ ने। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस बताया था। ये बताया था कि सेल में न्यूक्लियस की उपस्थिति के बारे में। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। फिर सारे स्ट्रक्चर अभी हमने आपको बताया, बस इनके नेम अभी आप याद कर लीजिए। डिटेल से हम लोग एक एक करके सबको कवर करेंगे। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।